यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल शूटआउट में फरार 5 आरोपियों पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसे कल बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इस साल 24 फरवरी को उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ पर साजिश रचने का आरोप है। अब डीजी जेल ने अशरफ से अवैध मुलाकात मामले में जेल कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की और जेलर राजीव मिश्रा समेत 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जेल अधीक्षक और एक डिप्टी जेलर को नोटिस जारी किया गया है। सौरभ शुक्ला ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट दी थी जब हमने उनसे पहले बात की थी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जो अशरफ अतीक अहमद का भाई है वो बरेली जेल में बंद है। आरोप है कि अशरफ ने जो उमेश पाल हत्याकांड हुई है उस साजिश में शामिल था। वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसमें 2 अधिकारी और एक सिपाही है, उन्होंने फोन पर बात की और कुछ लोग मुलाकात करने आए अशरफ से। उनसे गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अशरफ की मुलाकात भी कराई, जो कि जेल के नियमों के पूरी तरीके से खिलाफ है। पूरे मामले को लेकर जांच हुई और अब बरेली जिला के जो 2 अधिकारी हैं उनके समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया है। सिपाही समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरी कार्रवाई जो डीजी जेल है आनंद कुमार, उन्होंने किया है। जेल के जेलर और डिप्टी जेलर, जिनका नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है, उनके साथ 7 लोगों को निलंबित किया है। और जो उस समय बरेली जिला जेल में तैनात 2 सिपाही हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है और इन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से मुलाकात कराई और इस पूरे मामले की जो जांच थी वो डीआईजी जेल को दी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट आई और उसके बाद जांच रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप और 5 बंदी रक्षक कहा जाता है, वो इस पूरी गैर कानूनी मुलाकातों में कराने में शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने संस्तुति की और डीजी जेल ने डिप्टी जेलर समेत 7 को सस्पेंड कर दिया और 2 सिपाहियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और पीलीभीत ये जो एक सिपाही की गिरफ्तारी हुई है उसका ट्रांसफर पीलीभीत हो गया था और वहां से उसको वहां जहां तैनात था वहां से उसको ये गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और निर्देश तक देने की कोशिश की गई है कि चाहे वो बाहर का कोई गैंगस्टर हो या कोई साथ देने वाला फंडर हो या फिर खुद पुलिस कर्मी क्यों ना हो, किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जो 4 शूटर हैं पुलिस के हाथ में नहीं आए। उस्मान का तो एनकाउंटर हो गया, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, ये सब अभी भी फरार हैं। अतीक अहमद का बेटा असद, वो भी फरार है। अब इन सब पर 5 लाख का इनाम है। अब तो अतीक अहमद की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। शाइस्ता परवीन पर, घर में शाइस्ता परवीन रह रही थी, उसको भी ढहा दिया गया है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की है कि 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं और 2 सिपाहियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि उन्होंने बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ से जो पूरी साजिश में शामिल लोगों के साथ मुलाकात भी करवाई थी और लगातार ये अशरफ को जेल के अंदर से फोन कॉल अलाउ करते थे, इस वजह से पूरा षड्यंत्र रचा गया। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में छापे पड़े हैं। कई जिलों में एनआईए इस मामले पर छापेमारी कर रही है। उन जिलों का नाम बताते हैं अनंतनाग हो, पुलवामा हो, शोपियां हो, इसके अलावा कुलगाम और श्रीनगर। यहां भी एनआईए की तलाशी अभियान जारी है। इन छापों के जरिए टेरर फंडिंग के लिंक्स और बाकी सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने सर्द मौसम और बारिश के बीच मशाल जुलूस निकाला। आंदोलनकारियों का कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है और उनके विस्थापन और पुनर्वास में देरी हो रही है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सर्वे के लिए भेजी गई एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ये खतरनाक स्थिति। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक विवादित बयान सामने आया और यह बयान पुलवामा हमले को लेकर है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए 2019 चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि पुलवामा हमला करवाया गया था। साथ ही उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आगे रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर दो। मोदी बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे और अगर ये दोनों खत्म हो गए तो देश बच जाएगा। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो।
अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप अंदीशा कर रहे हो। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है और पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वोटरों के इंश्योरेंस प्रीमियम भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं। बेंगलुरु में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिल्क की साड़ियां और 5,000 रुपए का चेक भी लोगों को डंके की चोट पर दे रहे हैं। इसको कांजीपुरम सिल्क साड़ी बोलते हैं सर। इस साड़ी का रेट है 10,500 रुपये मार्केट में। हमारे को आई है विद जीएसटी 5,040 रुपये में आई है। साड़ी और साड़ी के साथ में 5,000 का चेक दे रहे हैं। केजीएफ बाबू ने एमएलसी के चुनाव के वक्त अपनी मिल्कियत 1,800 करोड़ रुपए दिखाई थी। इस बार एमएलए बनना चाहते हैं, इसलिए बेंगलुरु शहर के चिकपेट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां गैस के सिलेंडर बांटे और घर बनवा रहे हैं गरीबों के लिए। इलेक्शन में अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना, मेरा इलेक्शन में अभी डिसाइड नहीं हुआ। मैं ये आके हमारी माँ की एक ख्वाहिश थी, 3,000 मकाने बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मकाने रेडी। लेकिन यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तो हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से डालना है, डाला हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से नहीं दे रहे हैं, केजीएफ बाबू के थ्रू से दे रहे हैं। केजीएफ बाबू दिल खोल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के चुनाव क्षेत्र में एक शख्स ने उपहार में मिली हुई साड़ी जला दी, ये कहकर कि उसको उपहार नहीं विकास चाहिए। उधर बेंगलुरु के पास कोलार में कांग्रेस की एमएलए रूपकला शशिधर की तस्वीर के साथ 50 लाख के फूड किट जब्त किए गए। बताया यह भी जा रहा है कि वोटर्स के बीमा की किस्त भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं, तो कहीं बच्चों को कोचिंग की फीस जमा करवाई जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही कभी त्योहार के नाम पर उपहार, तो कभी आर्थिक मदद। बहाना जो भी हो, लेकिन नजर वोटर्स पर है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। और इलेक्शन कमीशन किसी वजह से हर वक्त कोई कानूनी मामले के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। अरे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में कराने का उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अथॉरिटी है, तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। हमने कानून पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस डेट के पहले करेंगे तो ये ठीक है। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये बाबू लोग बैठ के बनाते हैं और इसका एक बहाना देके वो कुछ करते नहीं है।
हाल ही में एक बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त के बेंगलुरु में पड़े छापे में 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है कि ये रुपए कहां से आए और किस मद में खर्च होने थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर कई भारतीय स्टार्टअप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह बैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग में अहम भूमिका अदा करता था। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा दिलाया कि किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा और बैंक के संकट का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन इन आश्वासनों के बीच लोग नुकसान के अंदेशे से परेशान हैं। रातों रात सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया। इसको बेल आउट पैकेज देने की जगह अमेरिकी सरकार ने पिछले शुक्रवार को इसकी संपत्ति सीज कर ली और यहां ताला लगा दिया। अब इससे वे स्टार्टअप्स परेशान हैं जो अमेरिकी पूंजी बाजार से पैसे निकालकर यहां जमा करते थे। इनमें बड़ी तादाद भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की भी है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अमेरिका का एक बहुत ही जाना माना बैंक है, जहां पे अधिकतर जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जिसमें पैसा रखते हैं, वो एक टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं। जो टेक्निकल स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो वहां अपना पैसा उस पर रखते हैं। कुछ दिन से ये आशंका, कुछ हवा चली कि वो बैंक बंद हो सकता है। इसके चलते बहुत सारे जो निवेशक हैं जिन्होंने अपने पैसे वहां रखे हुए थे बैंक में, उन्होंने भारी मात्रा में निकालने की कोशिश की और हमारे जैसे स्टार्टअप्स का जो पैसा है वो कुछ समय के लिए वहां अटक गया था। दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग के लिए सिलिकॉन वैली बैंक को सबसे महत्वपूर्ण बैंक माना जाता था। इस बैंक के दिवालिया होने से सबसे ज्यादा असर उन भारतीय स्टार्टअप्स पर पड़ा जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी के थे और जिनके सबसे ज्यादा कस्टमर उत्तरी अमेरिका में थे। इन भारतीय स्टार्टअप्स ने अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स और दूसरे आर्थिक संस्थाओं से पूंजी हासिल की थी और इसका एक बड़ा हिस्सा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था। लेकिन सोमवार उनके लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, मेरे निर्देश पर सेक्रेटरी येलेन और मेरी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में समस्याओं के समाधान के लिए बैंकिंग नियामकों के साथ काम किया। मुझे खुशी है कि वे एक ऐसे समाधान पर पहुंचे हैं जो श्रमिकों, छोटे व्यवसायों, करदाताओं और हमारी वित्तीय प्रणाली की रक्षा करता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर कहा, सोमवार 13 मार्च से हर डिपॉजिटर सिलिकॉन वैली बैंक में जमा अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं। जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने हस्तक्षेप किया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है, गारंटी दी है कि सोमवार अमेरिका के समय जो बैंक की सारी सुविधाएं दोबारा से बहाल कर दी जाएंगी और हमारे जैसे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको जो पूरा पैसा है वो ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके उसको जिस तरह का भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मामलों के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा, अमेरिकी सरकार की कार्रवाई के साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बढ़ता खतरा कम हो गया है। इस संकट से भारतीय स्टार्टअप्स के लिए सीख, भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर अधिक भरोसा करें। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के अच्छे नतीजे जल्दी सामने आएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। द एलिफेंट विस्पर्स के अवार्ड जीतने यानी ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद लोग ऑस्कर विजेता हाथी रघु को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के एलिफेंट कैंप में हाथी को देखने के लिए देश विदेश के लोगों का तांता लगा है। द एलिफेंट विस्पर्स एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो एक अकेले छोड़े गए हाथी और उसकी देखभाल करने के वाले के बीच अटूट बंधन की बात करती है। इस फिल्म में हाथी के किरदार का नाम रघु है। इस फिल्म को भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा ने बनाया।